Hello, assalam. Hello, assalamu alaikum. My name is Minahil, and my roll number is 3139, and my topic of representation is regulation of acid-base balance in urinary system. What is the regulation of acid-base balance? The body acid-base balance is normally tightly regulated, keeping the arterial blood pH between 7.3 and 7.48. क्योंकि हमारी बॉडी का जो ब्लड की पीएच है वो हाईली रेगुलेटेड रहती है बिटवीन 7.3 टू 7.4। अगर हमारी बॉडी की पीएच ब्लड की पीएच इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस अपसेट हो जाएगा और बहुत सी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमारी बॉडी को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी प्रोटीन की नेचर हो सकती है। सो इन ऑर्डर टू कीप द पीएच मेंटेन्ड हमारी बॉडी में बहुत से मैकेनिज़म्स होते हैं जो पीएच को बिटवीन दिस रेंज रखते हैं। सेवरल बफरिंग एजेंट्स that reversibly bind hydrogen ions and impede any change in pH exist. सो बहुत से ऐसे एजेंट्स बफरिंग एजेंट्स का मतलब है वो एजेंट्स जो पीएच को ज़्यादा नहीं होने देते ना ही कम होने देते हैं, क्या हाइड्रोजन आयंस को बाइंड करते हैं और पीएच को ज़्यादा या कम होने से रोकते हैं। इवन स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल रेंज कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन आवर वाइटल ऑर्गन्स। अगर हमारी पीएच में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो हमारी बॉडी पे बहुत अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज हमारे इंजाइम जो है स्पेसिफिक पीएच पे वर्क करते हैं। अगर इंजाइम वर्क नहीं करेंगे तो हमारी प्रोटीन्स डी नेचर हो जाएंगी और हमारी बॉडी पे बहुत से इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके। आवर बॉडी हैज़ थ्री रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड। फर्स्ट mechanism is buffer mechanisms. This is the first line of defense. The respiratory mechanism is the second line of defense, and renal mechanism this is the third line of defense. हमने यहाँ यही डिस्कस करना है कि what is the role of urinary system in acid base balance. As we know that kidney is the main part of the urinary system, so renal mechanism is the third line of defense in acid base balance. Long-term acid control is excreted by the renal mechanism. The kidney control acid-base balance by excreting either acidic or basic urine. अगर हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएंगे, हमारी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी और किडनी क्या करेगी कि वो एसिडिक यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। और अगर हमारी बॉडी में एसिडिटी या हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कम है तो हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रोजन आयन्स कम एक्सक्रीट करेगी, यानी इसको कंजर्व रखेगी। Excreting acidic urine reduces the amount of acid in extracellular fluid. Excreting basic urine removes base from extracellular fluid. अब किडनी कैसे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखती है? Participates in the regulation of acid base balance by conservation of carbonate ions. Bicarbonate ions. Bicarbonate ions are alkaline in nature. So हमारी किडनी बेसिकली इन आयंस को रिजर्व करती है ताकि हमारी बॉडी में जो अगर पीएच ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो इनको प्रिजर्व करती है ताकि पीएच नॉर्मल हो सके और एक्सक्रीशन ऑफ एसिड और एसिड को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट करेगी। किडनीज आर स्लो टू कंपनसेट दैन द लंग्स। जो हमारी किडनी है वो एज़ कम्पेयर टू लंग्स स्लोली वर्क करती है, बट रीनल फिजियोलॉजी हैज़ सेवरल पावरफुल मैकेनिज़म्स। लेकिन एज़ कम्पेयर टू लंग्स जो हमारी किडनी है उसके पास ज़्यादा बेटर मैकेनिज़म्स हैं पीएच को कंट्रोल करने के। बाय द एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस एसिड और बेस, द मेजर होम्योस्टैटिक कंट्रोल पॉइंट फॉर मेंटेनिंग अ स्टेबल पीएच इज रेनल एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में मेजर मैकेनिज्म इज रेनल एक्सक्रीशन जो कि हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस यानी पीएच को बैलेंस करती है। सो रेनल मैकेनिज्म जैसे पहले मैंने डिस्कस किया कि इन केस कंट्रोल एसिड बेस बैलेंस क्या होगा कि अगर हमारी किडनी क्या करेगी कि बाइकार्बोनेट आयंस को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में रीअब्जॉर्ब करती है और जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में जाते हैं इन केस अगर एसिड बेस बैलेंस अपसेट हो जाए। सो रेनल कंट्रोल ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन केस ऑफ एसिडोसिस अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हो गए हैं देयर इज एक्सेसिव ब्लड एसिडिटी कॉज बाय एन ओवर अबंडेंस ऑफ एसिड इन द ब्लड। क्या होगा कि हमारी बॉडी में ऐसा हो गया है कि मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत ऐसे एसिड्स एक्सक्रीट हो गए हैं हमारे ब्लड में जिसने हमारे बॉडी में ब्लड में हाइड्रोजन आयंस यानी एसिडिटी ज़्यादा कर दी है। तो क्या हुआ कि यहाँ ऐसा हो गया है कि हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट आयंस ज़्यादा एक्सक्रीट हो गए हैं। द ब्लड कंसनट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस ड्रॉप बिलो 22
22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी नॉर्मल से ज़्यादा बाइकार्बोनेट्स या तो ज़्यादा हमारी बॉडी से लॉस हो गए हैं या एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है। इसमें क्या होगा कि एसिडोसिस हो जाएगी। हमारी किडनी क्या करेगी, क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगी कि वो बाइकार्बोनेट आयंस को एक्सक्रीट नहीं करेगी और बाइकार्बोनेट आयंस की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी और क्या करेगी कि हाइड्रोजन आयंस एंड एक्सक्रीट मोर हाइड्रोजन आयंस टू जनरेट मोर बाइकार्बोनेट आयंस विच इज़ एडेड बैक टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एसिडोसिस में होगा कि जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो एक्सक्रीट नहीं होंगे ताकि बेसिसिटी एल्कलाइन मैटर को रिजर्व किया जा सके और जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट होंगे। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो हमारे हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन है वो नॉर्मल हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी में अल्कलाइन मैटर ज़्यादा हो गया है, अल्कलोसिस हो गया है, क्या होगा ये किस कंडीशन में हो सकता है, या तो ज़्यादा बाइकार्बोनेट्स कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है और एसिड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है ब्लड से, तो क्या होगा किडनी फेल टू रीअब्जॉर्ब ऑल द फिल्टर्ड HCO3। जो किडनी है उसने बहुत ज़्यादा HCO3 लूज़ कर दिया है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन कम कर दी, तो हमारी बॉडी में एल्कलोसिस हो जाएगी। एल्कलोसिस कॉजेज द किडनी टू एक्सक्रीट मोर बाइकार्बोनेट आयंस। इन दिस केस हमारी किडनी क्या करेगी कि हाइड्रोजन आयंस को प्रिजर्व करेगी और जो HCO3 आयंस यानी बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनको रिमूव करेगी। So kidney has adopted major 4 mechanisms। हमारी किडनी में मेजर 4 mechanisms होते हैं, इनके थ्रू वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखती है। Renal conservation of bicarbonate ions and excretion of acid occur through 4 key mechanisms: exchange of hydrogen ions for sodium ions, reabsorption of bicarbonate ions, formation of ammonia, and excretion of ammonium ions and excretion of hydrogen ions as H2PO4 in urine। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर सोडियम आयंस ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड। अब ये जो हमारी किडनी रीअब्जॉर्प्शन कर रही है हाइड्रोजन आयंस की, ये सारा कुछ हो रहा है किडनी के अंदर, यानी किडनी के नेफ्रॉन्स में। कि नेफ्रॉन्स का मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ये जो एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयंस फॉर सोडियम आयंस है, ये हो रहा है इन द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स इन द नेफ्रॉन्स। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन कर रहे हैं। इनके कंबाइन करने से कार्बोनिक एसिड बन रहा है H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड कैसे बन रहा है? बाय द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये कार्बोनिक एसिड अब डिसोसिएट हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयंस में। दिस प्रोसेस अकर इन ऑर्डर टू रिजर्व द अल्कलाइन मैटर, कि हमारी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा हो गई है और हमें हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट करना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन आयंस बाहर निकल जाएंगे, यानी जो नेफ्रॉन की ट्यूब्स हैं। जो नेफ्रॉन्स की प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में ही हो रहा है, उधर से एक्सक्रीट आउट हो गए ल्यूमन में आ जाएंगे। ल्यूमन में हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, वहाँ से ये एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन के थ्रू। अब जब हाइड्रोजन आयन ल्यूमन में एक्सक्रीट होंगे बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके एक्सचेंज में सोडियम आयंस अंदर आ जाएंगे और ये जो सोडियम आयंस और ये जो कार्बोनिक आयंस हैं, ये इस तरह ये ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो दिस प्रोसेस अकर्स इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
कार्बोनिक एसिड क्या होगा, फिर आयनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आइंस में और बाइकार्बोनेट आइंस में। यहाँ जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो ल्यूमन में सिक्रीट हो जाएंगे इन एक्सचेंज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसके एक्सचेंज में क्या होगा, सोडियम आइंस अंदर आ जाएंगे। ये सोडियम आइंस अब ट्यूब्यूल्स के अंदर सोडियम आइंस हैं और जो कार्बोनेट आइंस बाइकार्बोनेट आइंस बने हैं, ये क्या होगा, ये ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसमें अब और क्या होगा, देयर इज एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस जो कि ल्यूमन में थे वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, और इस तरह जो बाइकार्बोनेट आइंस है वो उनकी जनरेट होंगे और रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे ब्लड में। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में अल्कलाइन मैटर रिजर्व हो जाएगा, हमारी ब्लड की पीएच कंट्रोल हो जाएगी। सेकेंड मैकेनिज्म इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड। इस मैकेनिज्म में क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन आइंस आर नॉट एक्सक्रीटेड व्हेन द सोडियम आइंस एंटर द सेल, हाइड्रोजन आइंस फ्रॉम द सेल एक्सक्रीटेड इन द ल्यूमिनर फ्लूइड। हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ भी सेम वही प्रोसेस हो रहा है हाइड्रोजन आइंस एक्सक्रीट होने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ल्यूमन के अंदर रीनल सेल के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन आइंस में और बाइकार्बोनेट आइन में। ये बाइकार्बोनेट आइन ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया और हाइड्रोजन आइंस एक्सक्रीट हो जाएंगे। ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं ल्यूमन में चले जाएंगे, फिर अगर ल्यूमन में जो कार्बोनेट है उनके साथ दोबारा कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और दोबारा H2 और CO2 में कन्वर्ट होके इस तरह सेल में आ जाएगा। इस तरह क्या होगा कि जो कार्बोनेट आइंस हैं बाइकार्बोनेट आइंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होंगे और रिजर्व हो जाएंगे ब्लड के अंदर। अब इसमें ये हो रहा है कि इसमें कोई भी हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट नहीं हो रहा, बल्कि इसमें सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं या रिजर्व हो रहे हैं। So when sodium ions enter the cell, hydrogen ions from the cell secreted into the luminal fluid. ये हाइड्रोजन आइंस एक्सक्रीट करेंगे आर जनरेटेड within the cells by the action of कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये हाइड्रोजन आइंस कैसे बने हैं कि कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आइंस में। बाइकार्बोनेट आइंस is filtered by the glomerulus and is completely reabsorbed by the proximal convoluted tubules में ये भी हो रहा है। और यूरिन इज़ फ्री फ्रॉम द बाइकार्बोनेट। अगर ल्यूमन में कोई भी बाइकार्बोनेट आइंस हैं वो हाइड्रोजन आइंस के साथ कंबाइन करके दोबारा सेल के अंदर आ जाएंगे और रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस तरह क्या होगा कि बाइकार्बोनेट आइंस ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और यूरिन में जो ये लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस है वो नहीं होगा। ये मैकेनिज़्म भी तब किडनी अडॉप्ट करेगी जब हमारी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, इन केस ऑफ इंक्रीज इन एसिडिटी। बाइकार्बोनेट कंबाइन विद द हाइड्रोजन आइंस इन ट्यूबुलर फ्लूइड टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अब जो बाइकार्बोनेट आइंस ल्यूमन में थे वो दोबारा से हाइड्रोजन आइंस के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और इस तरह ये प्रोसेस इस तरह ही चलता रहता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया आइंस। दिस प्रोसेस अकर्स इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब इसमें हम देखते हैं, डायग्राम को देखें तो इसमें जो ग्लूटामीन है वो कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में और ग्लूटामेट में। अगर हम ग्लूटामीन के ऊपर देखें तो सेम हाइड्रोजन आइंस वैसे ही एक्सक्रीट हो रहे हैं। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर कार्बोनिक एसिड बना रहा है। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो गए हाइड्रोजन और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन बना रहे हैं। ये यहाँ भी बाइकार्बोनेट आइंस पेरिट्यूबुलर यानी ब्लड वेसल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो एक्सक्रीट हो जाएंगे और नीचे ग्लूटामीन से जो अमोनिया बना है
वो हाइड्रोजन आइंस के साथ कंबाइन करके अमोनियम आइन बना देगा और ये अमोनिया आइंस क्या होंगे, एक्सक्रीट कर जाएंगे इन द यूरिन के थ्रू. So it occurs in the distal convoluted tubules. It also helps to excrete hydrogen ions and reabsorb bicarbonate ions. In this process, the hydrogen trapped in the urine so that large quantity of acid could be excreted with minor change. इसमें जो हाइड्रोजन है वो अमोनिया में ट्रैप हो रही है. इस तरह जो यूरिन की पीएच है वो भी ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट हो सकती है. Excretion of ammonia also helps in the elimination of hydrogen ions without appreciable change in pH of the urine. इसमें जो ग्लूटामेनेज एंजाइम सेल में होगा जो ग्लूटामीन को हाइड्रोलाइज करेगा अमोनिया ग्लूटामिक एसिड. अगेन लास्ट वन है एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस एज H2PO4 आयन इन यूरिन. इसमें अगर हम डायग्राम को देखें अब इस प्रोसेस में क्या आ रहा है कि जो एसिड फॉस्फेट है वो ट्यूबुलर ल्यूमन में एंटर हो रहा है. और जबकि अगर हम रीनल ट्यूबुलर सेल के अंदर देखें तो वहाँ हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट हो रहे हैं बाय द डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड. और कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में. इस तरह बाइकार्बोनेट आयन रिजर्व हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन जो है एक्सक्रीट हो रहे हैं. वो एसिड फॉस्फेट के साथ मिलके H2PO4 बनाएंगे. इसके साथ अमोनिया अटैच हो जाएगा और ये जो एसिड फॉस्फेट है इस तरह एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के थ्रू. Net acid excretion occurs at distal convoluted tubules. Acid present in urine in a sodium acid phosphate. So as the tubular cell passes down several tubules, more hydrogen ions secrete होते जा रहे हैं. ये प्रोसेस है ये हो रहा है proximal tubules में और ये continues up to the distal tubules. Due to sodium to hydrogen exchange occurring at renal tubular cells, जो बेसिक फॉस्फेट है वो यहाँ कन्वर्ट हो रहा है एसिड फॉस्फेट में. यानी ये हाइड्रोजन आइंस इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, HPO4 के साथ हाइड्रोजन आइंस कंबाइन करके इसको एसिड फॉस्फेट में कन्वर्ट करें. इस तरह जो है हाइड्रोजन आइंस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट कर जाएंगे. एसिड एंड बेसिक फॉस्फेट पेयर इज कंसीडर्ड एज द यूरिनरी बफर. और जब एसिड और बेसिक फॉस्फेट पेयर हम कह सकते हैं कि एज अ बफर यूरिनरी बफर वर्क कर रहा है. यानी कि हमारी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है इसको मेंटेन करने के लिए. अगर हमारी बॉडी में पीएच अपसेट हो जाएगा तो हमारी बॉडी को बहुत से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. सो इसलिए हमारी बॉडी में बहुत से मैकेनिज़म्स ये अडॉप्ट करती है अगर हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस अपसेट हो जाए. सो दिस इज़ माय टॉपिक. थैंक यू.